शादी पढ़े लिखे एक इंजीनियर से हुई थी। उसके बाप ने उसको कनाडा भेज दिया था। वह कनाडा में जॉब करता था। लड़के के बजाय आदमी, इसलिए कह रही हूँ कि वह आदमी मुझसे उम्र में बहुत ही बड़ा था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इससे कोई का इसलिए करवाई कि वह बहुत पैसे वाला था और कनाडा में रहता था। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि उसने वादा किया था कि शादी के बाद वह मुझसे अपने साथ कनाडा ले जाएगा। वादे में मुताबिक शादी के बाद पति ने मुझे कनाडा ले गया। अब वो रोजाना जब से वापस आता तो वह चेहरे पर बहुत ही कुछ निशान होते हैं और उसके बैग में औरतों के फटे पुराने कपड़े होते। एक दिन मैंने अपने पति से पूछ ही लिया तो पति जो काम कर रहा था वह देखकर मेरे कदमों के तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत यूं ही बदल जाएगी और मेरा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। हर लड़की की तरह शादी को लेकर भी बहुत सारे सपने देखे रखे थे, लेकिन हकीकत की दुनिया मुझे उस सपनों में जीने की परमिशन नहीं देती थी और मैं हमेशा हकीकत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम जैसे लोगों का भविष्य भी हमारे बीते हुए कल की तरह मुश्किल और दर्दनाक होती है। मुझे यकीन था कि मैं सारी जिंदगी अपनी इसी हालत में रहूंगी जिस हालत में मैं पैदा हुई थी। लेकिन मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि मेरी बेटी राज करेगी और उसके लिए एक शहजादा आएगा। और फिर मेरी जिंदगी एक वक्त ऐसा आया जब मेरे पाप ने सारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और वह हकीकत का रूप धारण कर गई। मेरा नाम अनन्या है और मैं 16 साल की होने वाली थी। मैंने बचपन से हर गरीबी देखी आई थी और सपने माँ बाप समेत मैं गरीबी में तंग आ चुकी थी। खाना पीना, अच्छा पहनना हमारे नसीब में नहीं लिखा था। हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते थे। वक्त के साथ मैं अब जवान हो गई थी, लेकिन हमारी कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती थी। मेरे पापा एक मजदूर आदमी थे जो दिहाड़ी पर काम किया करते थे। रोज कमाते थे, उसी से हमारा घर का सौदा भी बड़ी मुश्किल से आता था, क्योंकि हमारा घर में भी किराए का ही था और माँ को रोज के पैसे में से पैसे बचाकर किराए के लिए अलग में रखने पड़ते थे। जैसे ही मैं जवान हुई और मैंने देखा कि मेरे पापा सारी जिंदगी मजदूरी करके बूढ़े हो गए हैं और उसी की कमर झुक गई है, तो मैं भी पापा के साथ देने के लिए हॉस्पिटल में सफाई के लिए नौकरी कर ली। हम 4 भाई बहन थे, जिसमें एक भाई था और 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी मैं ही थी, इसलिए मैंने अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी बढ़ गई थी। मेरे पापा बहुत मुझे प्यार करते थे और जब मैं मुझे मेहनत करना देखते तो मेरे सर पर हाथ रख के अच्छे नसीब की प्रार्थना करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन पापा की सारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली थी और हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता भिजवाया जिसके बारे में हम गरीब लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। नर्स की दोस्त मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। वह हमने भाई की शादी मुझसे करना चाहती थी और कम उम्र और हसीन थी, इसलिए वह हमारी गरीबी के बावजूद भी मुझे अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार थी। हम लोग जैसे ही घर में अगर बेटी के लिए कोई रिश्ता आए तो वैसे भी बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन उस वक्त हमारी खुशी आश्चर्य में बदल गई थी जब नर्स के दोस्त मंजू मैम ने बताया कि उसका भाई कनाडा में बहुत ही अच्छी नौकरी करता है और वह शादी के बाद मुझे अपने साथ कनाडा लेके चला जाएगा। यह सुनकर तो मेरे माँ बाप की आंखें खुली की खुली रह गई थी। माँ बाप ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कुछ ऐसा कोई रिश्ता आएगा। अंजू मैम ने अपने भाई की तस्वीर और जानकारी हमें दी और कहा कि आप मेरे भाई के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले फिर रिश्ता करें। मंजू मैम के भाई विजय की उम्र करीब 35 साल की थी, जबकि मैं अभी 16 साल की थी। अब कनाडा में हमारी किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था और अंजू मैम ने बताया था कि वह हिंदुस्तान 4 लाख रुपए कमाता है। कनाडा में तो हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। पापा कहाँ से कोई जानकारी निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर पापा ने अपने जाने वाले लोगों से उस आदमी के बारे में पता किया तो सभी लोग ने बताया विजय को कनाडा तो जमाना हो गया। जब यहाँ था तो वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था। बहुत सोच समझ कर पापा ने फैसला किया, मेरा और विजय का रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि यह रिश्ता मेरी जिंदगी बदल सकता है। पापा के लिए उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता था और वह कहने लगे कि विजय हमारी बेटी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, यही हमारे लिए बहुत है। और वो हो सकता है कि इसी तरह मेरी बाकी बेटियों का भी नसीब खुल जाएगी और सब अपनी जिंदगी में आराम और तसल्ली का सांस ले सकेंगे। अंजू मैम ने शादी से पहले पापा और हम अपने अपने घर बुलाया तो हम वहां गए तो हमारी आंखें आशय से फटी की फटी रह गई। अंजू मैम का घर बहुत बड़ा था। अंजू मैम बहुत अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी।
उसने हमें कभी यह महसूस होने नहीं दिया कि वह हम बहुत गरीब हैं। वह हमेशा हमें बराबर का दर्जा देती थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और विजय कनाडा से शादी के लिए आ चुके थे। विजय की आदत और व्यवहार से पापा पहली बार मिलने पर ही इम्प्रेस हो गए थे। बिना कोई जांच किए विजय एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान था। शादी की रात ही उन्होंने मुझे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और कहने लगे कि अब तक वह अपनी जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें यह बात बिल्कुल पता नहीं था कि उन्हें इस तरह खूबसूरत और कम उम्र की दुल्हन मिल जाएगी। मैं भी विजय से शादी करके बहुत खुश थी और मेरे लिए हम सब दोनों उम्र कम फर्क की कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि विजय ने खुद को एक अच्छे इंसान साबित कर दिया था। विजय ने मेरी शादी में मेरे पापा को कोई खर्चा करने नहीं देना चाहता था, लेकिन अगले दिन उन्होंने अपने घर रिसेप्शन पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी और मेरे सारे अरमानों को पूरा कर दिया था। मैं हमेशा से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को भी नहीं सोचा था कि मेरे सारे अरमान यहाँ पूरे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में विजय ने मेरे विदेश जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी कर ली और मुझे अपने साथ विदेश ले चले गए। मेरी माँ बाप ने हद से ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं जैसे उनके हक से आज तक गिनती प्रार्थना ईश्वर के की थी, अब वह सब ईश्वर ने सुन ली है। विजय ने मेरा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वह तो मेरे माँ बाप को बहुत ही इज्जत देते थे। कनाडा आकर 2-4 दिन तो विजय ने नौकरी पर ही नहीं गए थे, मुझे अपने साथ पूरा कनाडा घुमा दिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी शानदार इमारतें और होटल कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई और मैं कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और मेरी आँख खुलेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कनाडा आकर हम 1 हफ्ता हुआ था और विजय ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मैं सारा दिन फ्लैट में अकेली रहती और विजय सुबह के गए रात को वापस आते। मैं उनके आने से पहले घर के सारे कामकाज निपटा दे चुकी होती थी और अपने घर वालों को से भी बातचीत कर लेती थी। मेरे घर वाले मेरी तरफ से पूरी तरह तसल्ली हो गए थे, बल्कि अब तो मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरी बहनों का रिश्ता भी बिल्कुल मेरे ही तरह किसी अच्छे घर में हो जाए। मैं एक आराम की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर मैं बहुत आश्चर्य थी और चाह कभी विजय से सवाल नहीं कर पाई थी। उनकी मोहब्बत अब भी पहले की तरह ही बिल्कुल फ्रेश था और वह काम से लौटने के बाद मुझ पर इस तरह मोहब्बत निछावर करते थे, मैं सब कुछ भूल भाल कर उनकी हो जाती। अंजू मैम भी हमें हमेशा ही फोन किया करती थी। विजय ने बताया था कि उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद उन्होंने मंजू मैम की शादी जल्दी ही कर दी थी और खुद वापस कनाडा आ गए थे। वह सालों पहले ही कनाडा में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वह भी पहले अपनी जिंदगी में बहुत ऐसे मुश्किल परेशानी देख चुके थे और जब वह कनाडा आए तो उनके हालात बदलने चले गए और वह उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझसे शादी से पहले वह बिल्कुल तन्हाई का शिकार थे और मुझे अपनाने के बाद तो उनकी तन्हाई वाली जिंदगी खत्म हो गई थी। विजय मेरे साथ बहुत खुश थे और मुझे भी उनके कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती थी जिसकी वजह से मैं उनसे कोई शिकायत करती। विजय अपनी नौकरी से इस तरह कर रहे थे जैसे पहले किया करते थे। उनकी नौकरी का टाइम टेबल पहले से ही फिक्स था और जो वो बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी कि विजय जब भी नौकरी से वापस आते थे तो उनके चेहरे पर निशान होते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि उनके चेहरे पर किस तरह के निशान होते हैं। कई दफा मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन वह कभी जवाब ही नहीं देते थे, बल्कि फौरन ही मेरा हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार करने लगते। यहाँ तक कि मैं सब कुछ भूल जाती और बात खत्म हो जाती। एक दिन विजय नौकरी से वापस आए तो कहने लगे, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मुझे विजय के मोबाइल का चार्ज निकाल रहा था। मुझे लगा शायद उनके बैग में होगा जो वह नौकरी पर ले जाते हैं। यही सोचकर मैंने उनका बैग खोला तो यह देखा मेरा आश्चर्य ठिकाना ना रहा। उसमें औरतों और मर्दों के फटे पुराने कपड़े मौजूद थे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि विजय के इन कपड़ों का क्या काम है, लेकिन मैं डर के मारे जल्दी से उनका बैग बंद कर दिया कि उन्हें यह महसूस ना हो कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तभी तो मुझे उनके चेहरे के निशान का ही पता चल पाया था और अब फटे पुराने उनके बैग में कपड़े देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया। अगले दिन विजय फिर से सवेरे ही नौकरी पर चले गए थे।
मैंने सारा दिन उनके बारे में सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात जब वो वापस लौटे और फ्रेश होने के लिए गए तो एक दफा फिर मैंने उनके बैग को चेक किया। उनके बैग में आज ही फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। रात का खाता खाते हुए मेरी नजर उनके चेहरे पे पड़ी तो उनके चेहरे पर आज फिर से ताजा निशान पड़े हुए थे। कुछ ऐसा तो होता है जिससे मैं अनजान थी और इसी बात ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि विजय ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान लगे जाते हैं और उन्हें औरतें के फटे पुराने कपड़ों का क्या जरूरत थी। विजय ने तो यह बताया था कि वह एक कनाडा के स्टील कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं और उनका रहन सहन पार्सलिटी इस बात की गवाही दे रही थी, लेकिन शायद हकीकत उसके बारे में कुछ और बता रही थी। सच जानने के लिए एक रोज मैंने विजय का पीछा करने का इरादा किया और जैसे ही वह घर से निकले तो मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में वह जगह पर पहुंच गए जहां वह काम करते थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलती रही। मैं नकाब से अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा था और मैं काफी दूर पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। विजय एक बिजी बिल्डिंग से दाखिल हुआ। वह बिल्डिंग का सुनसान था इलाके में था और यहाँ पर ज्यादातर आधी अधूरी बिल्डिंग तैयार थी। जिस बिल्डिंग में वह दाखिल हुए थे वह भी आधी अधूरी बिल्डिंग थी। शायद यह कंपनी के लिए काम के आए हुए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे कदम उठा रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जगह खाली पड़ी हुई थी और यहाँ पर मुझे दाखिल होने से रोकने वाला कोई भी नहीं था। विजय को मैंने अपनी मजबूती भी एहसास नहीं होने दिया और फिर विजय सीढ़ियां उतरते हुए बेसमेंट में पहुंच गए थे। मैंने भी डायरेक्ट उनके पीछे सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू कर दिया था और अंदर का मंजर देखकर मेरी ही तो जान ही निकल गई। वह एक बहुत ही बड़ा हॉल था। वहां पर बहुत सी लड़कियां और आदमी बच्चे भी थे। उनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और कुछ के मुंह में तो कपड़ा भी ठूसा हुआ था। विजय ने एक आदमी के हाथ खोला और उसके आगे पानी का गिलास रख दिया, लेकिन उस आदमी ने पीने की बजाय विजय का चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। मगर विजय चुप रहे। वाकई विजय खुद से पानी पिलाने के लिए उसके करीब हुए तो उसने फौरन उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। विजय उसे बुला बुला कर कहते हुए गालियां भी दे रहे थे और अपनी आंखों पर यकीन नहीं पा रही थी कि मेरा पति ये क्या काम कर रहा है। उसने अब बंधे हुए आदमी से को पानी पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सभी पानी के बजाय विजय को हमला करने की कोशिश करते और उसकी उस कोशिश का नतीजा ने विजय के चेहरे पर भी नाखून के निशान लगते थे। इस हाल में पहले से ही उन सभी बंधे हुए आदमियों पर नजर रखने के लिए एक आदमी और दो औरतें मौजूद थी, जो शायद उन बंधे हुए आदमियों की निगरानी पर रखा हुआ था। विजय ने उस आदमी को हालचाल पूछा और रात को उसके पीछे कोई हंगामा नहीं तो हुआ। वह आदमी विजय को बता रहा था कि रात भर यहाँ कोई नहीं आया और वैसे भी इस वीराने के विजय बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों के और कोई नहीं आता। विजय कह रहे थे कि इन आदमियों को एक एक करके यहाँ से निकालना है। हम उन्हें आगे नहीं पहुँचा देते, इन सारे आदमियों का जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए उसने पानी देना रहना। विजय ने यहाँ मौजूद पहले वाले आदमी को इशारा किया तो उसने एक बंधे हुए आदमी को पकड़ा, उसके जिस्म से अलग किया और विजय को दे दिया, जिसे उन्होंने अपने बैग में डाल लिया और आदमी को दूसरे कपड़े पहना दिया जो मजदूरी जैसे थे। फिर विजय ने कहने लगे, एक औरत कुछ लड़कियों को कमरे में ले गई और उनके कपड़े भी बदल दिए गए। उसके बाद विजय ने अपनी आदमी के साथ मिलकर उन सारे मर्दों औरतों को बेहोश किया जिन्हें मजदूर वाले कपड़े पहनाए थे और फिर उन्हें उठाकर ऊपर ले गए और तेजी से वापस बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। डर के मारे थरथर कांप रही थी। बाहर निकलते ही मैं इस पिलर के पीछे छिप गई और वहां गोडाउन सब की गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि सब आदमी कौन है और क्यों बंधे हुए हैं। मेरा पति हमेशा उन्होंने बेहोश करके कहाँ लेकर गए हैं। मैं थके थके कदमों से लौटकर घर आ गई। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस जगह जाती और मैं यही भी नहीं जानती थी कि वहाँ कहीं कोई और मौजूद तो नहीं था। उसकी निगरानी पर रखा हुआ घर आकर मैं सारा दिन डरी सहमी बैठी रही। इतनी में मैं जो जा गई थी कि मेरा पति किसी स्टील कंपनी में काम नहीं करता है, बल्कि या तो कोई और काम करता है। लेकिन जो कुछ मुझे समझ आ रहा था मैं चाह कर भी समझना नहीं चाहती थी।
रात को जब विजय घर लौटे तो उनके चेहरे पर हमेशा की तरह का निशान मौजूद थे और आज भी अच्छी तरह जानती थी कि निशान कैसे लगे हैं। उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया और फ्रेश होने के लिए चले गए। आज भी उनके बैग में फटे पड़े कपड़े थे। वह किसके थे मैं नहीं जानती थी। विजय जब फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरा चेहरा देखकर पूछने लगे, अनन्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही हो? मैंने आज फिर से विजय से पूछा, आपके चेहरे पर निशान कैसे हैं? वह हंसकर कहने लगा, इतना शक क्यों करती हो? काम के बीच कुछ न कुछ लग ही जाता है। मैं अजीब सी नजरों से उसे देखने लगी और उन्हें मेरा एहसास हो गया था कि कोई ना कोई बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने मुझे अपने करीब बिठाया और कहने लगे, अनन्या क्या बात है? कौन सी बात तुम्हें कर रही है? विजय की बात सुनकर मैं अचानक रो पड़ी और न चाहते हुए उन्हें मैंने सब बता दिया। मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ, वह क्या काम करते हैं। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वह तंग रह गए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैं यह सुनकर मेरी तो आत्मा कांप गई थी। विजय ने बताया कि बहुत साल पहले मैंने गैर कानूनी तरीके से कनाडा आए थे और यहाँ आकर एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका देश के लोगों को यहाँ काम की लालच देकर बुलाते हैं और फिर गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी साल तक के लोग जबरदस्ती विजय से गैर कानूनी काम करवाते रहे। कभी नशे की चीज बिकवाई और कभी लड़कियों को गायब करवाया। विजय को उन सारे कामों का पैसा भी मिलता था जो अपने घर भिजवा देता था। इस तरह उन्होंने गैर कानूनी काम में हाथ डाल दिया था। लेकिन यह सब कुछ अपनी खुशी से नहीं करते थे और एक दिन उन्हें फरार होने का मौका मिला था। वह वापस फरार होकर चले आ गए। वह जाने पर विजय को पता चला कि उनके घर वालों को पुराना घर तो तोड़कर नया घर बनाना शुरू कर दिया और लोग सब एक ऐसी जिंदगी बिताने लगे जो किसी विजय के पैसों की बदौलत थी। और जब विजय के घर वालों को पता चला कि वह हमेशा के लिए वापस आ गया है तो उसके घर वाले बहुत नाराज हो गए। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वापस कनाडा चला जाए और अपनी नौकरी वैसे ही करे। विजय के बड़े भाई ने विजय के पैसे से ही अपने लिए एक कारोबार खड़ा कर लिया और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा चुके थे। विजय का बहन अंजू की जिम्मेदारी विजय के सर पर आ गई थी। जैसे ही विजय की माँ को कैंसर हुआ तो मजबूर उन्होंने यह फैसला किया कि वाकई वह वापस कनाडा जाएं और फिर से काम शुरू कर दे। लेकिन दूसरी दफा उन्होंने यहाँ आकर एक गोदाम में नौकरी कर ली थी, लेकिन उस नौकरी से इतना पैसा नहीं मिलता था जितना उनके पुराने वाले काम से मिलता था और अब उनके घर वालों को उनके पैसों की आदत हो गई थी। उनकी माँ की इलाज के लिए भी काफी पैसे चाहिए था। एक दिन गोदाम में उन्हें वही आदमी मिला जिसके साथ वह पहले काम करते थे। उसके विजय को दोबारा उसके साथ काम करने के लिए वहाँ विजय उसकी बात जल्दी से मान गया और यूं दोबारा गैर कानूनी काम करने लगा। दूसरे मुल्कों से जानबूझकर नौकरी का झांसा देकर आदमियों को बुलाया जाता है और यहाँ लाकर उनको कैद किया जाता था। विजय का काम आदमियों को निगरानी करना था और एक एक करके उन्हें आगे पहुंचाना था। यह काम पूरी तरह से गैर कानूनी था और उसे बहुत ही होशियारी से किया जाता था। जिस इलाके में उस आदमियों में रखा गया था वह बिल्कुल खाली था और वहां कोई आता जाता नहीं था। विजय अब भी पार्ट टाइम गोदाम में ही नौकरी कर रहा था। उनकी वह नौकरी कानूनी थी जिसकी बिना वह यह कर रहा था। वह कहने लगे कि अपनी माँ का इलाज करवा लिया, लेकिन कुदरत ने अपनी माँ की जिंदगी पहले ही से तय कर रखी थी और इलाज के बावजूद भी माँ को मृत्यु हो गई और फिर कुछ ही दिनों में उनके पापा भी चल बसे। विजय ने सोचा कि माँ के इलाज के बाद वह दोबारा वापस हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अब जब हिंदुस्तान जाने के लिए कोई वजह ना मिली उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कर दिया। इसलिए मैं कनाडा ना छोड़ा और अपना काम करते रहे। लेकिन आज मैम ने अपने अकेली जिंदगी गुजारने नहीं देख सकती थी, इसलिए वह उनके पीछे पड़ गई कि उनकी शादी जबरदस्ती अंजू मैम ने खुद ही अपने मुझे विजय के लिए पसंद किया था। विजय कह रहे थे कि परदेश आकर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यह परदेशियों के घर वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और जब किसी के घर वालों में कोई बेटा या भाई परदेश जाता है तो उसके घर वाले एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन उस परदेशी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। विजय के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। विजय अपने हिस्से की कहानी सुनाकर चुप हो गए थे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। यह सोचकर मैं कांप उठी कि मेरा पति इस तरह गैर कानूनी कामों में मिला हुआ था और एक गरीब घर से मैं जरूरी थी कि, लेकिन मैंने सारी जिंदगी अपने बाप को मेहनत मजदूरी करके देखा था और उन्हें पैसे से पहले बड़े थे और इसी
बिल्कुल ठीक था और नहीं चाहती कि मेरा पति इस तरह का कोई गैर कानूनी काम करके हमें खिलाए और अपने बच्चों को बड़ा करे। आपका इस चीज की परमिशन कभी नहीं दूंगी। हम वापस हिंदुस्तान चलते हैं, वहां जा आकर आप कोई भी नौकरी कर लीजिएगा। मैं जिंदगी भर आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन यह कभी नहीं चाहूंगी कि हमारा और हमारी औलाद गलत कामों में कमाए हुए पैसे से पढ़ाई करे। जवान हुए मेरी बात सुनकर विजय की आंखों में भी आंसू आ गए और कहने लगे कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि इस बात की कि मैं उन्हें वापस चलने को कहूंगी। विजय कह रहे थे कि वह किसी न किसी बहाने से यहाँ से निकलने के लिए राजी हैं। बस कुछ वक्त इंतजार करना होगा, फिर हम वापस अपने मुल्क जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में वह जोड़े निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिए और 1 महीने बाद हम सब घर छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान वापस आ गए थे। यह एक मुश्किल जिंदगी हमारी इंतजार में थी, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि विजय अब किसी गलत रास्ते के मुसाफिर नहीं रहे। हम अपने प्यारों को कुछ पैसों की लालच देकर परदेश भी भेज देते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे प्यारे वहाँ दिन रात कैसी कैसी मुश्किलें से लड़ रहे हैं। इसलिए अपने प्यारों का एहसास कीजिए आप। आज मैं वही और विजय हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।